बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे बोनस के बारे में। इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आइदर इस बोनस की इदारों पे क्या एप्लीकेबिलिटी है, वो कौन कौन से वर्कर्स हैं जो इस बोनस को हासिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं, और इसके अलावा बोनस की कैलकुलेशन का जो एक कंप्लीट प्रोसीजर है और उससे जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी स्टार्ट में हम इसका एक बेसिक सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। बेसिकली इस बोनस की जो प्रोविजन है वो हमें मिलती है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 में। इस लॉ के स्टैंडिंग ऑर्डर 10C के अंदर हमें इस बोनस की प्रोविजन मिलती है, और इसी रेफरेंस से कई इदारे ऐसे हैं जो इसको बोनस 10C के नाम से जानते हैं, या कई इदारों में इसको प्रॉफिट बोनस का भी नाम दिया जाता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम इस लॉ में डिफरेंट अमेंडमेंट्स होती गई, लेकिन जब आईने पाकिस्तान में 18th अमेंडमेंट हुई और जो लेबर लॉज हैं उनको प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया, इसके बाद पाकिस्तान के तमाम तर सूबों के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि लेबर अपनी ज़रूरियात के मुताबिक जो लेबर कवानीन हैं उनको बना लें, या ऑलरेडी जो कवानीन एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अमेंड कर लें। लिहाजा सिंध और खैबर पख्तूनख्वा ने अपने सूबे में स्टैंडिंग ऑर्डर्स को अमेंड कर लिया है। अभी सिंध में द सिंध टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2015 एप्लीकेबल है, और इस लॉ के स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 13 में हमें इस बोनस की प्रोविजन मिलती है। और खैबर पख्तूनख्वा में द खैबर पख्तूनख्वा इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 2013 एप्लीकेबल है, और इस लॉ में जो स्टैंडिंग ऑर्डर 14 है वो हमें इस बोनस के बारे में बताता है। इसके अलावा पाकिस्तान के जो तमाम तर एरियाज हैं जैसे कि पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान, उसने उस 68 वाले ऑर्डिनेंस को ही कुछ माइनर अमेंडमेंट्स के बाद अडॉप्ट कर लिया है। लिहाजा इन तमाम तर एरियाज में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1968 ही एप्लीकेबल है, और इसके हमें स्टैंडिंग ऑर्डर 10C के अंदर इस बोनस की प्रोविजन मिलती है। अभी इस पूरी वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो इन तीनों कवानीन के मुताबिक करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इदारों की एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी वो कौन कौन से इदारे हैं जो इस कानून के मुताबिक इस बोनस की पेमेंट के पाबंद हैं। इदारों के लिए बेसिकली दो एलिजिबिलिटीज हैं जिसके अंडर इदारों का फॉल करना लाजमी है, तो वो बेसिकली जो है वो बोनस की अदायगी के लिए कानूनी तौर पे पाबंद होते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर तो आप इंडस्ट्री हैं तो ये लाजमी है कि आप अपने जो स्पेसिफिक आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उसके तहत आप इंडस्ट्री की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हो, और अगर आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके लिए ये लाजमी है कि आप स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत जो भी कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन है उसके अंदर आप फॉल कर रहे हो। इसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे देती हूँ। हर वो इदारा जहाँ पे किसी भी अशिया की मैन्युफैक्चरिंग का अमल प्रोसेस में लाया जा रहा होता है वो बेसिकली इंडस्ट्री के अंडर आता है। और अगर तो आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट है तो कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट बेसिकली वो इदारा होता है जिसमें किसी भी किस्म की कमर्शियल डीलिंग हो रही होती है। लेकिन इस डेफिनेशन को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि आपका जो भी स्पेसिफिक लॉ है, जो स्पेसिफिक आपका स्टैंडिंग ऑर्डर है, उसमें आप लॉ में जाके आपकी जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशंस हैं आप उनको पढ़ें। उससे आपको बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि आइदर आप इन दोनों डेफिनेशंस में से किसी के अंडर फॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके लिए मैं एक टेबल आपको दिखा देती हूँ, जो सेक्शंस हैं आपके स्पेसिफिक लॉ में वो मैं आपको रेफर कर देती हूँ। देखिए आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब अगर तो आप पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से हैं तो आपका जो स्पेसिफिक लॉ है उसके अंदर आपको इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन मिलेगी सेक्शन 2 के सबसेक्शन एफ में। और अगर आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन जानना चाहते हैं तो आप सेक्शन 2 का सबसेक्शन बी देखिए। अब अगर आप सिंध से हैं तो आपके स्पेसिफिक लॉ में इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट का ये सेक्शन है डेफिनेशन का, और कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन का ये सेक्शन। और अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं तो आपके स्पेसिफिक लॉ के मुताबिक इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन का ये सेक्शन है, और कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन आपको मिलेगी इस सेक्शन में। अब अगर तो आप इन सेक्शंस में डिफाइंड जो इंडस्ट्रियल या कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट्स की डेफिनेशंस हैं उसमें से किसी के भी अंडर फॉल कर रहे हैं तो इट्स मीन के इस बोनस की जो इदारों के लिए एलिजिबिलिटी है उसमें से एक एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हैं।
इसके बाद जो इसके बोनस की एप्लीकेबिलिटी की जो सेकेंड एलिजिबिलिटी है वो है कुछ स्पेसिफिक नंबर्स ऑफ वर्कर्स की। उसके लिए मेरे पास आपके लिए अगेन एक टेबल है, मैं वो आपको दिखाती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आइदर वो एग्जैक्ट जो एलिजिबिलिटी है वो है क्या। देखिए जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। अब अगर तो आप पंजाब, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान या गिलगित बल्तिस्तान के इलाके से हैं तो आपका जो रेलिवेंट लॉ है उसके मुताबिक जब भी इदारा प्रॉफिट अनाउंस करता है तो इदारे में कम से कम 20 या 20 से ज्यादा लोग काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों तो बेसिकली ये जो बोनस की प्रोविजन है ये उस इदारे पे अप्लाई होती है। मजीद अगर आप खैबर पख्तूनख्वा के इलाके से हैं तो आपके रेलिवेंट लॉ के मुताबिक जब भी इदारा प्रॉफिट अनाउंस करे उस वक्त इदारे में कम से कम 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों तो वो इदारा लीगली बोनस की अदायगी करने का पाबंद होता है। मजीद अगर आप सिंध के इलाके से हैं तो सिंध के रेलिवेंट लॉ के मुताबिक अगर तो आप इंडस्ट्रियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके लिए एप्लीकेबिलिटी ये है कि जब इदारा प्रॉफिट अनाउंस करता है उस वक्त इदारे में कम से कम 20 लोग काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों तो ये बोनस की जो प्रोविजन है वो इस इदारे पे अप्लाई होती है। और अगर आप कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट हैं तो आपके लिए जरूरी है कि जब आप इदारा प्रॉफिट अनाउंस करे उस वक्त इदारे में कम से कम 10 या 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हों या पिछले 12 माह के अरसे में करते रहे हों तो ऐसे में वो इदारा जो है वो बेसिकली इस बोनस की अदायगी का पाबंद होता है। अब अगर तो आप इन एलिजिबिलिटीज को मीट कर रहे हैं, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडस्ट्री या कमर्शियल स्टेब्लिशमेंट में से किसी भी एक की डेफिनेशन में भी फॉल कर रहे हैं, और सेकंड जो क्राइटेरिया भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो भी स्पेसिफिक नंबर ऑफ वर्कमैन है वो भी आपके इदारे में काम कर रहे हो या पिछले 12 माह के ऐसे में करते रहे हों, अगर तो आप इन क्राइटेरियाज को मीट करते हैं तो इट्स मीन कि अगर आपका इदारा फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे प्रॉफिट अर्न करता है तो उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन, जो पोर्शन है वो मैं अभी आपको आगे डिटेल में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, लेकिन अगर आप इस एलिजिबिलिटीज को मीट करते हैं तो आप इस चीज के कानूनी तौर पे पाबंद हैं कि उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन एज ए बोनस अपने तमाम एलिजिबल वर्कर्स में डिस्पर्स करें। नेक्स्ट चीज हम ये देख लेते हैं कि आइदर वो कौन कौन से वर्कर्स हैं जो इस बोनस को हासिल करने के लिए एलिजिबल होते हैं। ये चीज मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, कोई भी ऐसा वर्कर जो इदारे में हायर किया गया हो, चाहे वो कोई स्किल्ड वर्कर हो या अनस्किल्ड वर्कर हो, आइदर वो कोई मैनुअल काम करता हो या इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल के साथ कोई काम करता हो, उसके पास कोई हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी नहीं है और वो एक सिग्नेटरी अथॉरिटी भी नहीं है, तो वो बेसिकली वर्कर की कैटेगरी में फॉल करता है। मजीद वो चाहे वो एक परमानेंट वर्कर है, एक प्रोबेशनर है, एक टेम्पररी वर्कर है, कोई बदली वर्कर है, कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, या आइदर वो एक अप्रेंटिस ही क्यों नहीं है, तो वो वर्कर इस लाइक जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं आपके स्पेसिफिक प्रोविंस के, उन स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत वर्कर की कैटेगरी को मीट करते हैं। एक एलिजिबिलिटी तो ये हो गई वर्कर के लिए बोनस हासिल करने की। सेकेंड एलिजिबिलिटी उसकी ये है कि उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में, जिस ईयर का बेसिकली इदारा बोनस डिसबर्स करने जा रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर में जो वर्कर है उसकी लेंथ ऑफ सर्विस कॉन्टिन्यूस 90 डेज मुकम्मल होनी चाहिए। यानी उस स्पेसिफिक एम्प्लॉयर के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट डिसबर्स करने जा रही है, उस ऑर्गेनाइजेशन में उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर के दौरान उस वर्कर की जो लेंथ ऑफ सर्विस है वो कॉन्टिन्यूस 90 डेज मुकम्मल होनी चाहिए। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो कॉन्टिन्यूस 90 डेज हैं ये विदाउट एनी ब्रेक एंड विदाउट एनी इंटरप्शन होने चाहिए। और मजीद एक चीज कि अगर कोई वर्कर किसी भी किस्म की लीव्स पे होता है तो वो ये जो लीव्स हैं उसकी लेंथ ऑफ सर्विस में ब्रेक या इंटरप्शन कंसीडर नहीं होती। इस चीज की जो फर्दर अंडरस्टैंडिंग है वो मेरी जो फैक्ट्रीज एक्ट के तहत लीव्स एंटाइटलमेंट वाली वीडियो है उसमें मैंने ये चीज बहुत डिटेल में आपके साथ शेयर की हुई है कि आइदर किस कैटेगरी की जो लीव्स हैं वो ब्रेक कंसीडर होती है सर्विस में और किस कैटेगरी की जो लीव्स हैं वो लेंथ ऑफ सर्विस में ब्रेक कंसीडर नहीं होती। इसकी जो फर्दर अंडरस्टैंडिंग है वो आप मेरी फैक्ट्रीज एक्ट के तहत जो लीव्स एंटाइटलमेंट वाली वीडियो है उससे ले सकते हैं, मैं उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर लेती हूँ। अब आगे हम इस बोनस की जो डिसबर्समेंट का एक मुकम्मल तरीकाकार है वो देख लेते हैं।
लॉ के मुताबिक बेसिकली इस बोनस की डिसबर्समेंट के लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर एम्प्लॉयर जो प्रॉफिट अर्न करता है, एम्प्लॉयर का नेट प्रॉफिट उसके तमाम एलिजिबल वर्कर्स, यानी कि वो वर्कर्स जो इस बोनस को हासिल करने के लिए एलिजिबिलिटी पे फॉल कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताई है, अगर एम्प्लॉयर का नेट प्रॉफिट तमाम एलिजिबल वर्कर्स की एग्रीगेट वेजेस से कम है, ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर को अपने नेट प्रॉफिट का 15% जो पोर्शन है वो अमंग ऑल एलिजिबल वर्कर्स एज ए बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सेकेंड केस हमारे पास इसमें ये आ जाता है कि अगर एम्प्लॉयर का जो नेट प्रॉफिट है वो तमाम एलिजिबल वर्कर्स की एग्रीगेट वेजेस के इक्वल आ रहा है, तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर को अपने नेट प्रॉफिट का 30% जो पोर्शन होता है वो अमंग ऑल एलिजिबल वर्कर्स एज ए बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तीसरी कंडीशन हमारे पास इसमें ये आ जाती है कि इन केस एम्प्लॉयर का जो नेट प्रॉफिट है वो उसके तमाम एलिजिबल वर्कर्स की एग्रीगेट वेजेस से ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में एम्प्लॉयर को बेसिकली तमाम एलिजिबल वर्कर्स की जो वेज है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जो है हर वर्कर को एज ए बोनस देनी होती है। लेकिन इसमें एक लिमिटेशन ये आ जाती है कि तमाम जो एलिजिबल वर्कर्स हैं उनकी जो एग्रीगेट वेज है वो नेट प्रॉफिट के अमाउंट के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तो इस केस में जो एलिजिबल वर्कर्स हैं उनकी जो एग्रीगेट वेज है वो एम्प्लॉयर के नेट प्रॉफिट के 30% से ज्यादा बनती है, तो ऐसी सूरत में फिर वो उसको एक एक वेज नहीं मिलेगी। ऐसी सूरत में सिंपली जो नेट प्रॉफिट है उसका 30% जो शेयर है उसको सेपरेट करके और वो तमाम एलिजिबल वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मजीद ये तीनों जो केसेस हैं इसको मैं आपको विद एग्जांपल्स समझा देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और मजीद आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हर इंडिविजुअल के अगेंस्ट कितनी कितनी पेमेंट बेसिकली किस परसेंटेज में होती है। देखिए, बोनस की कैलकुलेशन में हमारे पास जो केस 1 आ जाता है वो ये है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमारे पास आ रही है अमाउंट 1,50,000 रुपीज, और कंपनी के तमाम जो एलिजिबल वर्कर्स हैं जो बेसिकली इस बोनस को हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं उनकी एग्रीगेट वेज जो है हमारे पास आ जाती है जी 2 लाख रुपीज। इट्स मीन के एग्रीगेट वेजेस जो है वो नेट प्रॉफिट से ज्यादा है, तो इस सूरत हाल में कंपनी को बेसिकली नेट प्रॉफिट का 15% जो है वो एज अ बोनस तमाम एलिजिबल वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सिंपली यहाँ पे हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है 1,50,000 रुपीज, उसका 15% हमारे पास आ जाता है जी 22,500 रुपीज। ये वो अमाउंट है जो बेसिकली तमाम एलिजिबल वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अभी हम आगे ये देख लेते हैं कि बेसिकली इस अमाउंट को तमाम वर्कर्स के दरमियान डिवाइड करने का क्या तरीकाकार होता है। देखिए यहाँ पे आपको टेबल शो हो रहा है स्क्रीन पे। हमने सपोज किया है कि हमारे पास जो एलिजिबल वर्कर्स हैं वो हैं 10 और इनके अगेंस्ट इनकी जो वेजेस हैं वो इस कॉलम में आपके पास शो हो रही हैं। अभी आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने हर एलिजिबल वर्कर का बोनस शेयर निकाल लेना है। उसको निकालने का तरीकाकार बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान है। वो ये है कि आपने हर एलिजिबल वर्कर की जो वेज है उसको डिवाइड कर देना है एग्रीगेट वेज से। ये देखिए यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ है। सिंपली आप वेज को एग्रीगेट वेज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इस वर्कर का जो है वो बोनस शेयर आ जाएगा। ये देखिए, सिंपली आप वेज को डिवाइड कर दें एग्रीगेट वेज के साथ, तो हर वर्कर के अगेंस्ट जो है उसका बोनस शेयर आपके सामने इस टाइम शो हो रहा है। ये परसेंटेजेस आ गई हैं। बेसिकली बोनस की अमाउंट की ये परसेंटेज जो है वो हर वर्कर का बोनस की अमाउंट में शेयर बनता है। सिंपली मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, इस कॉलम में सिंपली 22,500 रुपीज का 9% जो है वो इस वर्कर का शेयर है, इस अमाउंट का 11% इस वर्कर का शेयर है, और इसी तरह इन तमाम वर्कर्स का जो शेयर है वो इसके अगेंस्ट आपको शो हो रहा है। नेक्स्ट केस हमारे पास आ जाता है, यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो है अमाउंट 2 लाख रुपीज, और एग्रीगेट वेजेस जो है वो भी हमारे पास आ जाती हैं जी 2 लाख रुपीज। इट्स मीन के वेजेस जो हैं एग्रीगेट वेजेस वो नेट प्रॉफिट के इक्वल आ रही हैं। इस केस में सिंपली कंपनी को 30% ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग ऑल एलिजिबल वर्कर्स एज अ बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है।
अब इस केस में जो 2 लाख रुपीस का 30% है वो आ जाती है अमाउंट 60,000 रुपीज। इसको अमंग ऑल एलिजिबल वर्कर्स डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीकाकार बिल्कुल सेम है। आप तमाम वर्कर्स का बोनस शेयर निकालिए और उस बोनस शेयर का जो बेसिकली जो परसेंटेज है वो ही इस अमाउंट का परसेंटेज जो है वो हर वर्कर के अगेंस्ट उसका बोनस शेयर आ जाता है। ये देखें 60,000 को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 9% के साथ, तो ये इस इंडिविजुअल का बोनस शेयर आ जाएगा और इसी तरह इन तमाम का हमने कैलकुलेट किया हुआ है। थर्ड केस हमारे पास इसमें आ जाता है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कंपनी एग्रीगेट वेजेस से ज्यादा है। इस केस में मैंने आपको सिंपली बताया कि किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर एग्रीगेट वेजेस से ज्यादा है तो सिंपली हर वर्कर को उसकी वेज के इक्वल अमाउंट जो है वो एज अ बोनस मिल जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस केस में एक लिमिटेशन ये है कि वेजेस जो हैं, मंथली एग्रीगेट वेजेस जो हैं, वो नेट प्रॉफिट के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इस केस में तो ये शो नहीं हो रहा है। इस केस में वेजेस जो है वो 30% से कम है। लेकिन इन केस जो एग्रीगेट वेजेस हैं वो किसी केस में नेट प्रॉफिट्स के 30% से ज्यादा बन जाती हैं, तो इसमें फिर सिंपली आपको ये करना है कि आपको नेट प्रॉफिट का 30% अमाउंट जो है वो अमंग ऑल एलिजिबल वर्कर्स एज अ बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो इसके लिए फिर आप बेसिकली सेम ये जो है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेम इसकी ये कैलकुलेशन बनती है 30% के हिसाब से। जी, तो ये हमारा बोनस की कैलकुलेशन का एक कंप्लीट प्रोसीजर था। आई होप कि आपको ये एग्जैक्टली समझ आ गया होगा। लेकिन स्टिल अगर आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। अभी इससे रिलेटेड मैं कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर कर देती हूँ। एक चीज अक्सर देखने में आती है कि लोग ये चीज नहीं डिसाइड कर पा रहे होते कि आइदर उनकी सैलरी का कौन सा जो पार्ट है उनके एम्प्लॉयज की सैलरी का वो बेसिकली वेज कंसीडर होता है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आप जिस भी सूबे से हैं, आपका जो स्पेसिफिक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है उसमें जो वेज की डेफिनेशन है आप पे बेसिकली वो अप्लाई होती है। लेकिन इसकी जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वेज आपकी सैलरी का वो पार्ट बेसिकली आपकी वेज कंसीडर होती है जो कि परमानेंट होती है एंड फिक्स इन नेचर होती है। उसमें किसी किस्म की कोई वेरिएशन नहीं आ रही होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कंपनी जो है वो आपको कोई अटेंडेंस अलाउंस देती है जो इस कंडीशन पे होता है कि अगर आपकी अटेंडेंस जो है वो 100% है तो आपको ये अमाउंट मिलेगी, और अगर आपकी अटेंडेंस 80% है तो आपको ये अमाउंट मिलेगी। क्योंकि इसमें जो है वो वेरिएशन आ रही है, डिफरेंट कंडीशंस के अगेंस्ट डिफरेंट अमाउंट्स आपको मिल रही है, तो ये जो अलाउंस है ये आपकी वेज कंसीडर नहीं होगा। वेज आपकी सैलरी का वो पार्ट है जो परमानेंट है एंड फिक्स इन नेचर है। सेकंड, मैं आपको मजीद इसको क्लियर कर देती हूँ कि इन केस आपके कोई ऐसे वर्कर हैं जिनकी जो भी ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर जो सैलरी है, जो वेज है बेसिकली वो फ्लक्चुएट की है, या फॉर एग्जांपल आपके पीस रेटेड वर्कर्स हैं जिनकी डिफरेंट मंथ्स में डिफरेंट वेजेस होती हैं, तो उनकी वेज बोनस की कैलकुलेशन की पर्पस के लिए कौन सी वेज जो है वो कंसीडर की जाएगी। तो ऐसे किसी भी सूरत हाल में ऐसे किसी भी वर्कर के लिए उसकी जो बेसिकली एवरेज वेज होती है आपने वो अमाउंट लेनी है। सिंपली उस पूरे ईयर की जो उनकी वेजेस हैं उनको आप सम करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय आप 12 कर देंगे, तो जो भी अमाउंट आ जाएगी वो बेसिकली उसकी एवरेज एवरेज वेज होगी और वही अमाउंट जो है वो उसकी बोनस की कैलकुलेशन के लिए यूज होगी। मजीद इससे जुड़े कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इस बोनस की जो अदायगी है वो उसके लिए लिमिटेशन है प्रॉफिट की। अगर तो कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो ये बोनस अदा करने की पाबंद होगी। इन केस कंपनी प्रॉफिट अर्न ही नहीं करती या कंपनी लॉस में जा रही होती है तो इस बोनस की कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है। सेकेंड चीज मैं एक और इसमें ऐड करूंगी कि बोनस की अदायगी जो है वो एम्प्लॉयर बाउंड है 3 माह के अंदर अंदर करने की। 3 माह का जो अरसा है ये बेसिकली आपका जब एम्प्लॉयर जो है वो प्रॉफिट अनाउंस करता है उसके बाद स्टार्ट होता है।
जैसे ही एम्प्लॉयर का फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तब से ऑनवर्ड ये 3 माह स्टार्ट नहीं होते। फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद जब आपके अकाउंट्स जो है वो फाइनलाइज होते हैं तभी डेफिनेटली एम्प्लॉयर जो है वो प्रॉफिट अनाउंस करता है। तब से ऑनवर्ड बेसिकली 3 माह के अंदर अंदर एम्प्लॉयर इस प्रॉफिट की पेमेंट करने का पाबंद होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे पास क्यूरी आई थी कि अगर कोई वर्कर उस टाइम सर्विस पे मौजूद नहीं है जिस टाइम बेसिकली जो बोनस है वो पेएबल है, तो उस वर्कर को आइदर इस बोनस की अदायगी होगी या नहीं होगी। सिंपल इसका आंसर है, हर वो वर्कर जिसने ड्यूरिंग स्पेसिफिक फिस्कल ईयर इदारे में मुसलसल 90 डेज काम किया है, हर वो वर्कर इस पेमेंट की के लिए एलिजिबल होगा। इन केस वो इदारे में मौजूद नहीं है तो एम्प्लॉयर इस चीज के लिए बाउंड है कि ऐसे वर्कर्स को लोकेट करे और उनको उनके बोनस की अदायगी करे। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और इसमें ऐड करूंगी कि ये चीज बहुत कंफ्यूजन देखने में आती है कि ये आइदर डिसाइड नहीं हो पा रहा होता कि आइदर ये जो पर्सन है ये वर्कर की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं या एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा है। तो उस सैलरी के हिसाब से या जो भी उनका डेजिग्नेशन वगैरह है उसके हिसाब से ये फाइनलाइज किया जा रहा होता है कि आइदर ये वर्कर है या मैनेजमेंट कैडर के एम्प्लॉय हैं। मैं आपको क्लियर कर दूं कि वर्कर की सैलरी या उसका जो डेजिग्नेशन है वो ये चीज डिसाइड नहीं करता कि आइदर वो एक वर्कर है या फिर वो एक मैनेजमेंट कैडर का एम्प्लॉय है। ये बेसिकली आपका नेचर ऑफ वर्क और आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो ये चीज डिफाइन करता है कि आइदर आप एक वर्कर हैं या आप एक मैनेजमेंट कैडर एम्प्लॉय हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि अगर आपके पास कोई हायरिंग एंड फायरिंग अथॉरिटी नहीं है और आप एक सिग्नेटरी अथॉरिटी भी नहीं है, देन आप वर्कर की डेफिनेशन में ही फॉल कर रहे हैं, चाहे आपकी जितनी भी सैलरी हो। मजीद एक और पॉइंट मैं इसमें ऐड करूंगी कि जो लॉ है वो हमेशा मिनिमम क्राइटेरिया डिफाइन करता है। अब अगर लॉ ने कह दिया है कि आप अगर प्रॉफिट अर्न करते हैं तो आपने इस हिसाब से अपने एलिजिबल वर्कर्स के दरमियान उस प्रॉफिट का जो शेयर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब अगर एम्प्लॉयर चाहे तो अपनी गुडविल से एक से ज्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है, जो आइदर कस्टमरी हो सकता है या आइदर किसी यूनियन वगैरह के एग्रीमेंट में भी डिसाइड किया जा सकता है, जिस मर्जी कैटेगरी में वो प्रॉफिट आ रहा हो, आइदर प्रोडक्शन बेस्ड हो या जो भी हो। एम्प्लॉयर अगर चाहे तो वो एक से ज्यादा बोनस भी वर्कर्स को दे सकता है या इस बोनस की अमाउंट भी इंक्रीज कर सकता है। लेकिन क्योंकि लॉ ने ये सारा क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया है जो मैंने आपको पूरी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो एम्प्लॉयर इससे कम बोनस नहीं पे कर सकता क्योंकि वो लीगली बाउंड है मिनिमम इस बोनस की इतनी अदायगी का। तो ये हमारा एक कंप्लीट आज का टॉपिक था। आई होप कि मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से कवर कर सकी हूँ, लेकिन स्टिल अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है या मैं कोई पॉइंट स्किप कर गई हूँ या आप इसके अलावा किसी भी टॉपिक पे कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं लेबर लॉ से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट लॉ से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।